आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है असम में भूपेश फेल, गढ़ में सियासी खेल। असम में कांग्रेस की हार के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब सीधे निशाने पर है। बीजेपी इसे फेल मॉडल बता रही है तो कांग्रेस पलटवार में जुटी है। सवाल यह है कि हार की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों हो रहा है सियासी खेल। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस की हार के साथ ही वहां जिम्मेदारी संभालने वाले भूपेश बघेल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर बयानबाजी तक हर जगह मंच पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। कार्टून पोस्ट, तंज भरे कमेंट और सीधा आरोप, जहां जहां बघेल वहां कांग्रेस फेल। बीजेपी का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ की जनता ही भूपेश की नहीं सुन रही तो बाहर की क्यों सुनेगी। जिनको उनके राज्य की जनता ने अपदस्थ किया हो, दूसरे राज्य के लोग क्यों सुनेंगे उनकी बात। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार मिली है। छत्तीसगढ़ में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, 99 चुनाव उनके नेतृत्व में हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। 99 चुनाव, तो ये कांग्रेस नेताओं का स्ट्राइक है। दरअसल भूपेश बघेल असम चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में थे। इसके पहले भी भूपेश बिहार, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन बड़ी सफलता अभी भी उनसे दूर ही है। यही वजह है कि बीजेपी अब उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़े कर रही है और असम की हार को सीधे उनके नेतृत्व से जोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस भी चुप नहीं है। वो बीजेपी के हर हमले का करारा जवाब दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज बीजेपी मजबूत है तो कल हालात बदल भी सकते हैं। एक समय ऐसा था पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों का पूरा दबदबा। ज्योति बसु जी कितने साल मुख्यमंत्री हैं? पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनका है। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है? लेफ्ट का पूरा देश में सफाया हो गया। पश्चिम बंगाल में 1-2 सीटों में वो सिमट के रह गई, जो लगातार 25 साल सरकार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में ऐसी स्थिति होगी कि 1-2 सीटों के लिए वो तरसेंगे। अभी आने वाला समय उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। असम में हार के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत की धार तेज हो गई है। बीजेपी इसे फेल मॉडल बता रही है तो कांग्रेस इसे वक्त का खेल मान रही है। अब देखना होगा कि ये सियासी वार यहीं थमता है या फिर आने वाले दिनों में और तेज होता है। फिलहाल तो बीजेपी की तोप भूपेश की तरफ ही घूमी हुई है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जिस तरह से सोमवार को चुनावी नतीजे आए, उसके बाद निश्चित तौर पर मंथन की बात लगातार कांग्रेस के लिए की जा रही है और यही वजह है कि भूपेश बघेल चूंकि असम के ऑब्जर्वर थे और यहां असम में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं था, इसलिए अब वो सवालों के घेरे में भी आ गए हैं और बीजेपी के निशाने पर भी। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि भूपेश असम में कांग्रेस की हार के अकेले जिम्मेदार हैं या ये सामूहिक विफलता है। सवाल तो यह भी है कि क्या राज्यों में लगातार खराब प्रदर्शन भूपेश के नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है, और सवाल यह भी कि क्या बीजेपी इस हार से भूपेश के खिलाफ एक सियासी नैरेटिव सेट कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत करती हूं मैं, सत्यप्रकाश जी। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, सोमवार को जो नतीजे आए आपने भी बारीकी से देखे समझे, और निश्चित तौर पर बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के नतीजों ने सभी को चौंकाया। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, लेकिन यहां एक और चीज जो शायद राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर देख पा रहे हैं वो ये है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। इसके बावजूद चूंकि भूपेश बघेल ऑब्जर्वर थे और असम में कांग्रेस हार गई, तो एक मौका मिल गया बीजेपी को भूपेश बघेल पर निशाना साधने का। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपने सही लाइन पकड़ा है कि मैं तो देख रहा था उसी को कि बंगाल में जो कांग्रेस के 2 विधायक जीते हैं वो दोनों ही मुस्लिम हैं।
और 3% वोट शेयर मिला है कांग्रेस को वहां पे। अब यदि टीएमसी वहां पे बाहर होती है, जैसे क्षेत्रीय दल है, सत्ता में नहीं रहते, तो वो बच के रहना भाजपा के सामने बड़ा मुश्किल है। वैसी स्थिति में टीएमसी संगठन को बनाए रखने में यदि असफल होती है तो उसका लाभ क्या कांग्रेस को मिलेगा? सभी सीटों में चुनाव लड़ने का, इसको पॉजिटिव रूप से कांग्रेस का देख सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि असम की बात जो आ रही है, तो असम में भी आप देखिए कि असम में ये तो प्रभारी थे पहले, 2021 में भी भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली थी। वहां पे क्या भूपेश बघेल के कारण है? भूपेश, ये भाजपा का अंधविश्वास है क्या कि भूपेश बघेल जहां रहेंगे वहां भाजपा जीत जाएगी? तो भाजपा क्या एक नेरेटिव जो आप बोल रहे हैं, एक नेरेटिव ये सेट कर रहे हैं क्या पंजाब के प्रभारी हैं तो अब भाजपा का ध्यान पंजाब की ओर जाने वाला है क्या आगे? क्या अगला चुनाव की दृष्टि से भाजपा भूपेश को जिस ढंग से निशाना करे, एक तो ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरा हो गए राष्ट्रीय स्तर पर, छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री आक्रामक तेवर है, उसके साथ ही साथ भूपेश बघेल को लेकर के एक बात और देखिए कि लगातार छापे पड़े, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अमित शाह से मिलने को लेकर भूपेश बघेल का बयान आया कि वो ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं, उनको भाजपा में लाना चाहते हैं, दबाव बना रहे हैं। और जब भी मैं बात करता हूं कैसा है, आप उसके हालचाल पूछते हैं, फिर दूसरे दिन मेरे यहाँ छापा पड़ जाता है। तो ये किस ढंग से एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर पर छवि बना रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उनको कांग्रेस जो घेरने की कोशिश कर रही है, ये क्या पंजाब की दृष्टि से है क्या? यदि ये बिल्ली आड़ काटने जैसी, यदि उनको लगता है कि भूपेश जहां जहां जाएंगे भाजपा जीत जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है ना भाजपा के लिए। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को नहीं देना या राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं करना, कांग्रेस की पूरी टीम को छोड़ के भूपेश बघेल को निशाना साधना, या क्या वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने बेहतर काम किया, महिलाओं को 9-9 हजार रुपए दिए, तमाम प्रकार की घोषणाएं हैं नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर या घुसपैठ को लेकर, इन सब का कोई असर नहीं। भूपेश बघेल थे, यानी इसलिए यहाँ पर भाजपा बात जीत गई। यही है कि आपको आकलन करना है कि चूक कहां हुई। आप एक ऐसे नेता जिसका दबदबा रहा है निश्चित तौर पर, और अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो हर बार यह देखा गया कि भूपेश बघेल की सराहना भी हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम तो वो रहे, लेकिन इसके अलावा भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जिस तरह से देखा जाता है भूपेश बघेल को, अगर पार्टी की ओर से इस तरह के मैसेज को और हवा मिलेगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को मौका मिलेगा इस मामले में भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने का। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, ये बात तो तय है कि कल जब चुनावी नतीजे आए, सोमवार को जब नतीजे सामने आए, तो निश्चित तौर पर एक ही बात हर जगह से उठकर आई कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ या जहां खाता खुलना था वहां खाता नहीं खुला, लेकिन आत्ममंथन की जब बात आती है तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर वही शुरू हो गया कि इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे। नहीं शुभांगी जी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, आत्ममंथन करती है, आत्मचिंतन करती है कि किन कारणों से हम जनता तक नहीं पहुंच पाए, जनता तक हमारा मैसेज, हमारी बात क्यों नहीं पहुंच पाई। और खास तौर से जब कहीं पे भी सत्ता में एंटी इनकमेंसी की बात हो जाती है कि कोई अगर सरकार 10 साल 15 साल से है तो भी हम क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए मैसेज को, तो ये आत्मचिंतन का विषय है। मगर देखिए, जहाँ तक बात की आपने अच्छी बात की, मेरे को तो लग रहा है कल से अगर मैं देखूँ, आप अभी मेरे को एक पहली एंकर पत्रकार दिखिए जो कम से कम ये मान रही है कि हाँ कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि कल से तो चाहे वो कोई भी चैनल हो वो किस तरह से कर रहे थे उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मगर वहीं मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, बंगाल में बात की जाए उसमें हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, असम की भी मैं खास तौर से बात करना चाहूँगा। भूपेश बघेल जी देखिए, जिस तरह से बात हो, वो हिमाचल में भी ऑब्जर्वर बने थे 2022 चुनाव में, सरकार हमारी है वहाँ, प्री पोस्ट के बाद तेलंगाना में बने, कर्नाटक में, तो पार्टी दायित्व देती है, काम सौंपती है, तो उस हिसाब से काम करते हैं नेता या कार्यकर्ता। तो असम में मैं बात करूं, पिछली बार में अगर वोट शेयर की बात की जाए तो पिछली बार जो कांग्रेस को वोट शेयर मिला था वो 29.3% था। इस बार भले मामूली बढ़ा थे 30.7, भले वो सीटों को कन्वर्ट नहीं। और मैं और भी बताना चाहूंगा, कुछ सीटें ऐसी, कम से कम 7 से 8 सीटें ऐसी जहां पे 1000 या 2000 के मार्जिन से हम हारे हैं, और कहीं पे हम सेकंड पोजीशन पे भी हैं। तो ये दिखता है कि आपका जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, मगर हाँ उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, मान रहे हैं। और ये किसी को दोष दे देना कि उस बीजेपी की बात कर रहा हूं कि अगर ये बोलते वो नेता वहां गए इसलिए हारे, तो मैं अगर शुरू से बात करूं, 1952 में जनसंघ बना था और 1995 में जाकर इनकी पहली सरकार बनी थी। इन 40-45 सालों में कितने नेता इनके अध्यक्ष बने होंगे, कितने प्रदेश अध्यक्ष बने होंगे, मतलब सब खराब थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना चुनाव आ रहे थे, वो भी खराब नेता थे। वो 2004 उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया था, वो खराब थे, ये मानेंगे। अभी केरल में केरल के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, वो खराब है। इनके तमिलनाडु के सीटी रवि, वो खराब है, प्रभारी थे। तो लेकिन वही बात है सत्यप्रकाश जी, किसी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। और निश्चित तौर पर जब आप कह रहे हैं कि अगर वोट शेयर बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है,
तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, आपके बड़े नेताओं को आगे आकर ये बात रखनी चाहिए। और अगर भूपेश बघेल पर बीजेपी निशाना साध रही है तो इसका खुलकर विरोध भी कांग्रेस को करना चाहिए और इन आंकड़ों को गिनाना चाहिए। आप सिर्फ ये कह दे रहे हैं कि वक्त वक्त की बात है, यानी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि भूपेश बघेल के कारण ऐसा हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। कल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐतिहासिक रहे। अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हम देखें तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत पार्टी को मिली है। और जिस तरह से असम की हम बात कर रहे हैं, असम की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ अल्पसंख्यक वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, आप उसे कैसे देखते हैं? और भूपेश बघेल पर जो बीजेपी के आरोप है। जी आपका सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। और ये जीत लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है, इसलिए जनता को भी साधुवाद, जनता को बहुत बधाई। आज का जो विषय है डिबेट का, छत्तीसगढ़ से असम और छत्तीसगढ़ के नेता। लेकिन डिबेट चालू होने से पहले मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था पूर्व मंत्री शिव डहरिया साहब को। वो लेफ्ट का उदाहरण देकर के अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं उनको भी और उनके बयान के जवाब के रूप में जनता को भी बताना चाहता हूं कि आज लेफ्ट भी कंफ्यूज है और लेफ्ट के लोग यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन ना किया होता या कांग्रेस से साथ ना जोड़ा होता तो लेफ्ट की हालत ये ना होती जो आज पूरे देश के अंदर में लेफ्ट का सफाया हो गया है। तो लेफ्ट के सफाये के कारण भी ये कांग्रेस के ही लोग हैं, इस बात को शिव डहरिया जी को समझने की आवश्यकता है। मैं अपने अगले वक्तव्य में सबसे पहले मैं पंजाब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर से लेकर के बूथ स्तर के लेकर के जिला स्तर से लेकर के पंजाब कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं कि छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चरण पंजाब में पड़ चुके हैं और वे वहां के प्रभारी हैं। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक चुनाव पंजाब में उपचुनाव भी हुआ है, उसमें कांग्रेस की करारी हार उस उपचुनाव में हुई है। तो मैं पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यूं ही नहीं, जो फेल नेता का तमगा इस प्रकार से जो डिबेट में जो विषय निकल करके आया है, यूं ही कोई 1-2 दिन 4 दिन में वो इस प्रकार से लोकप्रिय नहीं हो गए हैं देश भर के अंदर में। उसकी शुरुआत मुझको आज भी याद है, छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी और उनकी प्रतिभा को देखते हुए सबसे पहले 2019 के अंदर में उनके चरण पड़े अमेठी के अंदर में, जहां राहुल गांधी जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वहां पर अपने 10 दिन का समय दिया, अमेठी छोड़ करके राहुल गांधी जी को भागना पड़ा। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले विधानसभा के चुनाव असम के अंदर में हुए, असम में बंटाधार हो गया कांग्रेस का। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में बंटाधार हो गया, फिर उत्तराखंड में बंटाधार हो गया। अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो 12 विधानसभा चुनाव सीटों की जिम्मेदारी बिहार के अंदर थी, एक भी सीट वहां नहीं जीत पाए। पिछले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 50 से अधिक जगहों पे माननीय भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश चुनाव में गए थे, एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस वहां पर। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड यूं ही नहीं है। और अभी वर्तमान में फिर से आ गए, 5 वर्षों का एक साइकिल पूरा घूमा और फिर से असम का चुनाव आ गया। और असम चुनाव के परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान था कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, 70+ सीट लेकर के कांग्रेस आ रही है। नतीजा क्या हुआ? वहां के अध्यक्ष सांसद गौरव गोगोई, जिनका विजयी रथ लेकर के, प्रचार रथ लेकर के निकले थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी रहे हैं वहां के, वह भी वहां का चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, बड़ा मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझको तो लगता है कि देश के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं 2004 से लेकर के लगातार, अगर उनकी हार को अपन गिनते हैं तो 99 पर वो पहुंच गए हैं। जल्दी वो 100 पूरा करेंगे, ऐसी देश की मतदाताओं को विश्वास है। उनके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चल रहे हैं। मुझको लगता है कि वो बहुत जल्दी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ के सबसे फेल कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये कहना गलत नहीं होगा उमेश जी फिर कि भूपेश बघेल जी बीजेपी के शुभंकर हैं?
जो ट्रैक रिकॉर्ड आपने बताया है, भूपेश बघेल जी तो शुभंकर साबित हुए, फिर फेल मॉडल का नाम, इससे अच्छा आप उन्हें बीजेपी शुभंकर कहते तो बेहतर होता। चलिए, मजाक की बात है। तो सत्यप्रकाश जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बस 5 सेकंड दे देंगे। चलिए, 5 ठीक है, सेकंड दे उमेश जी, देंगे। उमेश जी, आपकी बात से सहमत उमेश जी। हो रहा हूं मैं, और इसलिए सहमत हूं, मैं तर्क दे देता हूं, इसलिए सहमत हूं कि 18 के विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने शुरुआत की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बंटाधार हो गया। उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में वो स्वयं लड़ने के लिए गए, वो स्वयं भी राजनांदगांव से पराजित हो गए। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड निश्चित तौर पे, आप जो शुभंकर वाली उपाधि दे रहे हैं, इसको निश्चित तौर पे जनता भी मानती होगी, और आने वाले समय में इसी प्रकार से वो बने रहें, यही हमारी अपेक्षा भी है, शुभकामना भी है। सत्यप्रकाश जी देखिए, अभी इन्होंने जिस तरह से बातें की, और मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा कि अच्छी बातें इन्होंने बहुत अपनी पार्टी के हिसाब से कर दी, पर अपना इतिहास क्यों नहीं बताते? जैसे मैंने बोला, आप 1952 से 1995 तक उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी, अब गिनने शुरू कर देंगे उमेश भाई कि कितने आपने चुनाव हारे हैं, कितने आपके नेता पराजित हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तक भी हुए हैं। मगर हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, अभी इन्होंने भूपेश बघेल की बात की, हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव था और ऑब्जर्वर थे 2022 में, उसमें छत्तीसगढ़ से एक भी बीजेपी नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था। क्यों नहीं बनाया गया था? किसका डर था? किसका डर था? 2018 में धर्मलाल कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आप चुनाव हारे ना, तो खराब नेता बोल दीजिए आप। रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़े थे, आप बोल दीजिए 15 साल उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से हम हारे, वो नेता खराब है, बोल दीजिए आप। तो ये दिखता है। आप बार बार, अभी शुभंकर जी आपने उनको बधाई दी बंगाल की, मगर फिर मैं बोलूंगा, आपको मैंने अच्छा पत्रकार बोला, मगर आपने मेरे को केरल की बधाई नहीं दी, आपने हमको तमिलनाडु की बधाई नहीं दी। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी केरल की बात क्यों नहीं कर रहे? पर मैंने वो बात जरूर रखी सत्यप्रकाश जी, ये दिखता है जो आप कह रहे हैं, और किसी एंकर ने नहीं रखी। एक मिनट शुभांगी जी, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। देखिए, एक मिनट शुभांगी जी, एक मिनट और बोल रहा हूँ। देखिए, यही फर्क होता है हमारे में और इनमें। सुन लीजिए, एक मिनट, इनमें और हम में यही फर्क होता है। घमंड, हम इतने साल रहे, मगर हमने कभी ये नहीं बोला कि विपक्ष को अंदर डाल दो। हमने कभी ये बात नहीं की कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए। हमने कभी ये बात नहीं कि विपक्ष को जेल में डाल दी, उस पर आरोप लगाए, उस पर भ्रष्टाचार का फर्जी आरोप लगाए। ये हमने कभी नहीं। ये घमंड है, और ये घमंड एक दिन लेट डूबेगा। जिस तरह से केरल ने जवाब दिया है, जिस तरह से तमिलनाडु ने जवाब दिया है, आप पीठ थपथपा रहे बंगाल में, तो तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? प्रभारी के ऊपर क्या कार्रवाई की है आपने? केरल में कितनी सीटें हैं? क्या कार्रवाई की है आपने? बताइए। हिमाचल 2022 में हारे हैं ना, कर्नाटक हारे हैं ना 2023 में, क्या कार्रवाई की? जो प्रभारी थे आपके कर्नाटक और हिमाचल में, बताइए आप। तेलंगाना हारे हैं ना, क्या आपने कार्रवाई की है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेलंगाना में तो इनके मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तो क्या क्या कार्रवाई कर दी बता दीजिए आप। उनका चेहरा लेके गए थे ना, मोदी जी भी गए थे, ये तो पंचायत चुनाव में भी घुसा लेते मोदी जी को, तो उन पे कार्रवाई कर दीजिए आप। तो देखिए, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, भूपेश बघेल वो चेहरा जो 2018 में इनको क्या याद दिलाया था, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इनको मालूम है वही एक चेहरा है जो इसके कार्ड इनके पास है नहीं, जिसका जवाब इनके पास है नहीं। ओबीसी वर्ग, किसान परिवार, इनको यही दर्द होता है। सत्यप्रकाश जी, इसीलिए बीजेपी आरोप भी लगाती है, बेटा है, आगे बीजेपी आरोप भी लगाती है कि लेवल तक कैसे पहुंच रहा है, दीपक बैज जी की टीम नहीं बन पा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल आज भी चेहरा बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में। शुभांगी जी, आप शुभांगी जी मालूम है आपको, मैं एक मिनट बता रहा हूं, अभी इनकी सरकार लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, कितने मंडल अभी भी खाली पड़े हैं, ये पहले अपना तो बात कर ले, उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मालूम है इनकी कितियां पखड़ी उतर जाएंगी। निगम मंडल कितने लोगों ने लेने से मना कर दिया था, कितने मोर्चा रद्द करने पड़ेगा अध्यक्ष बनाने के बाद, इसीलिए बोल रहा हूं। तो इसलिए देखिए, मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा बनाइए, मगर इसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। जनता जान रही है कि 2.5 साल प्रदेश में आपने क्या हालात किए, इस पर बात कर दीजिए ना। पहले तो जो बधाई मैं आपको नहीं दे पाई, जी जवाब ले लेंगे। पहले तो सत्यप्रकाश जी जो बधाई नहीं दे पाई, वो बधाई मैं आपको देती हूँ केरल के लिए, जैसे मैंने उन्हें बंगाल के लिए दी है। और अब मैं आऊंगी उमेश जी आपके पास। जी, आप जवाब दीजिए। आप बोल रहे थे बहुत सारे आरोप लगे हैं, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी वही किसान नेता हैं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के, जिसका जिक्र अभी सत्यप्रकाश जी कर रहे थे, और वही उत्तर प्रदेश चुनाव में माइलेज लेने के लिए छत्तीसगढ़ में एक तरफ किसानों पर लाठी बरसाते हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करते हैं। ये इनके सेलेक्टिव राजनीति, अवसरवादी राजनीति, चुनावी राजनीति का एक बेहतर उदाहरण किसानों पर इस प्रकार की राजनीति करके भूपेश बघेल जी ने उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट करने का काम किया था, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भी भुगतना पड़ा और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भुगतना पड़ा। रह गई बात, ये प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे, माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चुनाव हुए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया
और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। अब इसमें भी ये बोलेंगे कि हमारा दोष है, इसमें भी ये बोलेंगे कि वो नेता अच्छा है, वो नेता खराब है। सवाल दरअसल ये है कि कांग्रेस हमेशा यही गलती करने का काम करती है कि इनके चेहरे पे धूल लगी और ये आईना साफ करने का काम करती है। अभी भी आईना साफ करके अपने नेता को पाक साफ बताने का काम कर, अरे भैया हमारी तो शुभकामना है। अभी वो पंजाब के प्रभारी हैं, आने वाले समय के अंदर में और जहां जहां भी चुनाव होंगे आप वहां का प्रभारी उनको बनाते रहिए, प्रभारी बना करके आप भेजते रहिए। हिमाचल प्रदेश का जिक्र आया कि भैया वहां प्रभारी बन करके गए थे, वहां पर सरकार बन गई, लेकिन शुभता और अशुभता का विषय यह है कि आज हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। किस प्रकार का सरकार वहां पर कांग्रेस चला रही है यह समझा जा सकता है। और जिस प्रकार से 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में घोटालों की सरकार चली, कोयला घोटाला से लेकर के रेत घोटाला से लेकर के शराब घोटाला से लेकर के भूमाफिया से लेकर के नशे का काला कारोबार फला फूलता रहा। अब भूपेश बघेल जी देश में जहां जहां भी जाते हैं उनके पीछे ये सारे घोटाले और घपले निकल करके साथ साथ जाते हैं और उसका नतीजा परिणाम के रूप में इसी प्रकार से निकल करके आता है। और कांग्रेस जहां भी होती है चुनाव वहां पर क्या ये भूपेश, क्या ये अब इन्हीं चीजों को बघेल जी कांग्रेस को की समझने की आवश्यकता अकेले जिम्मेदारी है या फिर ये सामूहिक विफलता है? के शर्मा जी जरा आप समझाइए। मैं जो नतीजे बोल देता हूं, असम के अंदर में शुभांगी जी मैं बोल दे रहा हूं, असम के अंदर में एआईसीसी के प्रभारी जितेंद्र सिंह अलवर जी ने इस्तीफा दे दिया है। एक असम का चुनाव वो हारे हैं और वहां के जो एआईसीसी के प्रभारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 बार प्रभारी रहे भूपेश बघेल जी असम के, दोनों बार असम में बुरी हार हुई है। अब ये क्या इस्तीफा मांगेंगे? हम तो नहीं मांगेंगे भैया, क्योंकि हमारे लिहाज से भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभारी बनते रहे। चलिए उमेश जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। के शर्मा जी के पास जा रही हूँ मैं। कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी। शर्मा जी, दो बिंदु हैं, जरा समझाइएगा। पहली बात तो यही जो मैंने कही कि क्या अकेले भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं कांग्रेस पार्टी को मंथन के दौरान? क्या सिर्फ एक नेता ही नजर आया, या फिर ये जानना बेहद जरूरी है कि कहां चूक हो रही है कांग्रेस से? आप एक बड़ी पार्टी हैं, विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत आज के समय में अगर भारत में हम देखें तो बीजेपी के सामने कांग्रेस ही है जो मजबूती से खड़ी नजर आती भी है। और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह से अभी समीकरण बदले हैं, खराब प्रदर्शन पर मंथन नहीं होना चाहिए? कि आखिर जहां जहां ऑब्जर्वर के तौर पर अगर भूपेश बघेल ही जा रहे हैं वहां प्रदर्शन खराब हो रहा है, तो क्या इसके पीछे वजह है? यह जानना बेहद जरूरी नहीं है कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से दोनों तीनों बातों में कि तो भूपेश के प्रदर्शन को लेकर है तो राष्ट्रीय हाईकमान उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी कि क्या कारण बना, क्या रणनीति में कमी आएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक का काम है रणनीति बनाना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके मैदान में लाना। दूसरी चीज है कि कांग्रेस की जो भविष्य की जो बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को निश्चित रूप से इसके लिए संगठन स्तर पर जो अभी शुरू किए संगठन सीजन नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूती की आवश्यकता है। और जिस तरह से आप बंगाल में कहें चाहे तमिलनाडु में कहे, डीएमके यदि बाहर हो रही है या टीएमसी बाहर हो रही है तो इसका लाभ क्या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को मिलेगा? और जो मुस्लिम वोट भी कहें शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या कांग्रेस को कांग्रेस के पाले में चले जाएगा क्या? तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो रही है क्या? इंडिया गठबंधन पर जिस ढंग से क्षेत्रीय दल दबाव बनाते थे चुनाव में, तो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत इंडिया गठबंधन के बीच में उसकी बात सुनी जाएगी क्या? टीएमसी डीएमके ये तमाम जो नेता जो क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं, इससे राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस के लिए एक बेहतर अवसर मिल रहा है। जिस तरह से सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, 3% वोट शेयर है, इस दृष्टि से टीएमसी यदि संगठन नहीं संभाल पाती तो कांग्रेस के लिए बंगाल में अवसर रहेगा। और भाजपा की दृष्टि से कहे आप सफलता प्राप्त करें, 22 राज्यों में आज पहुंच चुके हैं, लेकिन उसको बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। तमाम प्रकार की घोषणाओं का मजबूत पार्टी होते हुए भी महिलाओं के लिए 3000 घोषणा यहाँ बंगाल में कहें, छत्तीसगढ़ में कहें या असम में कहे, सब जगह आपके घोषणा पत्र में जिस ढंग से आप बेरोजगारों को, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर 1 करोड़ नौकरी की बात कह रहे हैं बंगाल में, ये सब वादों को क्या पूरी करते हैं क्या? ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। सफलता की शुभकामनाएं, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए अहंकार की जो बात आ रही है, मुझे लगता है उससे परे हट के नीचे स्तर पर काम करते रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है शर्मा जी, और मैं भी इससे इत्तेफाक रखती हूं कि संगठन की मजबूती ही पश्चिम बंगाल में ऐसे नतीजे लाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी।
जिस क्षेत्र में 2021 में भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई थी, वहां पर संगठन स्तर पर जिस तरह से पूरे 5 साल काम हुआ, 2021 से चुनाव तक 26 तक काम किया गया, उसी का नतीजा है कि आप देखिए छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पर वहां पर इतनी बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। और ये यही वक्त है सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के लिए भी ये सही मौका है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब विपक्ष के तौर पर सिर्फ कांग्रेस ही है जो नजर आ रही है। और अगर आपका संगठन मजबूत हो और एकजुट हो, जो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है, आए दिन जो गुटबाजी की बातें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरती हैं, अगर आप इस पर काबू पा लेते हैं या इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर संगठन को मजबूत करके आप भी धीरे धीरे करके अपने इससे सफलता के विस्तार को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण थी कि आखिर किसे समीक्षा की जरूरत है और किसे काम की जरूरत है। लेकिन अब देखना होगा कि बयानबाजी तो शुरू हो गई है, भूपेश बघेल एक बार फिर सेंटर में आ गए हैं, लेकिन ये बयानबाजी थमती है, सियासत थमती है या नहीं। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।